हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यत्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर विगत कई दिनों से बृहद जातकम ग्रंथ का पारायण चल रहा है। दूसरा अध्याय ग्रह योनि भेदाध्याय के अभी तक 16 श्लोक हो चुके हैं। आप सभी सुधी श्रोताओं का, प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्योतिषानुरागी समस्त विद्वज्जनों का स्वागत अभिनंदन है। आज कल के पाठ के समय में कुछ प्रश्न आए थे। मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि तत्काल तो नहीं, पर अगले दिन जो भी प्रश्न रहेंगे देख करके उन सबका समाधान करने का यत्न करूँगा। तो कल आचार्य सहस्रराम त्रिपाठी जी के द्वारा 2 प्रश्न उपस्थित किया गया था। प्रश्न तो एक ही है, एक कुछ समाधान जैसी स्थिति में कहा है, और आचार्य जी का कहना है कि जब हम लोग प्रश्न कुंडली का विचार करते हैं तो उसमें धातु, मूल और जीव 3 प्रकार से संपूर्ण जगत को प्रश्न कुंडली के माध्यम से बता देते हैं। जान लेते हैं कि ये धातु संबंधी प्रश्न कर रहा होगा, यद्यपि प्रश्न नहीं किया है लेकिन जैसे कुछ पूछेगा तो यह प्रश्न वेत्ता, जो प्रश्न को जानने वाला ज्योतिर्विद है, वो जान लेता है कि यह प्रश्न धातु से संबंधित है, मूल से संबंधित है अथवा जीव से संबंधित है। तो जैसे प्रश्न कुंडली में धातु मूल जीव की चर्चा आई है, क्या उसी को आधार बना करके अगर हम लोग कफ वात पित्त आदि को भी जोड़ें तो क्या ऐसा करने से बातें बन सकती हों ज्योतिष के हिसाब से? तो ये भी एक बड़ा कार्य होगा, ये एक प्रकार का अनुसंधान होगा कि बिना नाड़ी परीक्षण के ही हम ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं कि इस जातक की धातु क्या कफज है कि वातज है कि पित्तज है, किसकी प्रधानता इसके जीवन में रहेगी। तो इसको कैसे जाने? तो कह रहे हैं कि यदि धातु मूल जीव को हम जानते हैं तो इसको भी जानना आवश्यक है। पहले धातु मूल जीव ही समझ लिया जाए कि क्या होता है। तो धातु मूल और जीव को बताने के लिए प्रश्न कुंडली ग्रंथ में जो प्रश्न कुंडली बनाई जाती है, इसे प्रश्न संबंधित ग्रंथों में विचार आए हैं, जिसमें 3 प्रकार की बात कही गई। वो ये है कि जितने भी चर राशियां हैं, ग्रहों की धातु को भी जाने और इसको पहले प्रश्न के आधार पर जाने कि कौन राशि है जो धातु है। तो कहा मेष कर की तुला नक्र धातु राशे ईरिताः, माने जो भी चर राशियां हैं, मेष कर की तुला नक्र, नक्र मकर, ये चारों राशियां चर राशियां हैं और इन्हीं को धातु राशि ईरिता, इनको धातु कहा जाता है। धातु से संबंधित प्रश्न होगा। धातु कहते हैं जो चाहे तो स्वर्ण आदि हों अथवा जितनी भी मेटल होते हैं, सब धातु के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो धातु से संबंधित प्रश्न है, धन से संबंधित प्रश्न है। तब वो राशि रहेगी प्रधानता मेष, कर्क या मकर अथवा तुला।
इन चार में कोई एक राशि की प्रधानता से हम समझ लेते हैं कि धातु संबंधी प्रश्न कर रहा है। और यदि वह स्थिर राशि का है तो का कुंभ सिंघाल वृषभा ब्रुवते मूल राशयः। मूल धातु के बाद मूल किसे कहते हैं? तो कुंभ, सिंह, अल और वृषभ। कुंभ राशि, अल माने वृश्चिक राशि, सिंह राशि और वृषभ राशि। तो ये चारों स्थिर राशियां हैं। तो स्थिर राशियों के बलवान रहने पर जब प्रश्न होता है तो ये समझ में आता है कि ये मूल संबंधी प्रश्न कर रहा होगा। मूल माने वृक्ष, पेड़ पौधे, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, ये सब मूल के अंतर्गत आते हैं। माने जितने भी ये वृक्ष वनस्पति हैं, फल फूल, मूल, सब्जी आदि, ये सब कुछ उसके अंतर्गत आएंगे मूल के। फिर कहा कि अच्छा एक और संज्ञा होती जीव संज्ञा, धातु, मूल और जीव। तो बची सब राशियाँ द्विस्वभाव, द्विस्वभाव में धनुर्मीन नृयुक्त कन्या राशयो जीव संज्ञका। तो जीव संज्ञक जो राशियाँ हैं उसमें धनु, मीन और मिथुन, कन्या, माने जो चारों राशियाँ द्विस्वभाव हैं ये सब तो हो जाएंगे जीव संज्ञक, और जितनी स्थिर राशियां हैं हो जाएंगी मूल संज्ञक, और जितनी चर राशियां हैं ये हो जाएंगे धातु संबंधित। तो अब ये तो राशियों के द्वारा बलवान होने पर विचार कर लेते हैं, ज्योतिर्विद जान लेते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न करने जा रहा है। और दूसरा फिर ग्रहों के आधार पर भी ये जाने कि धातु से संबंधित, कि मूल से संबंधित या जीव से संबंधित। तो ग्रहों के बारे में प्रश्न कुंडली या प्रश्न ग्रंथों में कह दिया गया कि कुजेन्दु सौरि भुजगा धातवः परिकीर्तिताः। धातु के अंतर्गत कुजेन्दु सौरि, कुज इंदु और सौरि माने शनि, कुज माने मंगल, इंदु माने चंद्रमा। तो ये तीनों ग्रह धातु के द्योतक हैं, माने इनकी प्रबलता में धातु संबंधी प्रश्न होगा। और मूलम भृगु दिनाधीसौ, जो मूल है मूल रहेगा उसके अंतर्गत भृगु और दिनाधीश माने सूर्य, सूर्य और शुक्र ये मूल से संबंधित प्रश्न होगा। और जीवो धिषणा धिषण सोमजय, सोमज कहते हैं बुध को और धिषण है बृहस्पति। तो बृहस्पति और बुध की प्रधानता से हो जाएगा जीव संज्ञक। तो ये जो तीनों हैं इसमें ग्रहों को, राशियों की प्रबलता को देख करके ये समझा जाता है। अब ये प्रश्न है कि इसी के आधार पर यदि हम वात, कफ, पित्त आदि का भी निर्णय कर पाएँ तो ये बड़ा कार्य हो सकता है। मैंने तो कभी इसको घटाया नहीं है, पर इसको जो अनुसंधान करता है, शोधार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर, इन सबको चाहिए कि इस प्रकार का शोध करें, देखें कि क्या इस प्रकार के ग्रह, अच्छा ग्रहों में अगर हम कहते हैं तो जो ग्रह हैं जिसको हम कहेंगे कि अभी इसके पूर्व में पाठ आया था कि उनकी क्या धातु होती है। धातु माने कफ, वात, पित्त। तो सूर्य को पित्त प्रकृति कहा था, चंद्रमा को वात कफ कहा था, मंगल पित्त प्रकृति है, बुध की त्रिधातुएं हैं, तीनों सम धातु बुध की मानी गई, बृहस्पति कफ प्रकृति है, शुक्र कफ और वात दोनों है, और शनि जो है वह केवल वात प्रकृति है। तो अब इन ग्रहों की जो प्रकृति में धातु कही गई और जो धातु मूल जीव कहा गया, इसको परस्पर मिला करके और ऐसे जातकों की कुंडली से निर्धारण किया जाए तो यह बड़ा कार्य हो सकता है। ये सलाह आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी ने दिया है। और दूसरा प्रश्न उन्होंने एक उठा दिया, वो प्रश्न सामान्य ही है कि ग्रहों का परस्पर शत्रु एवं मित्र क्षेत्रीय होते हैं, मित्र भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं। तो क्या प्रभाव में मित्र क्षेत्रीय ग्रहों का या शत्रु क्षेत्रीय ग्रहों का समान प्रभाव होगा अथवा कुछ तारतम्य रहेगा, न्यूनाधिकता आएगी, ये भी प्रश्न है। तो निश्चित ही मित्र क्षेत्रीय जो ग्रह होते हैं इनका स्वाभाविक है कि प्रभाव निश्चित ही ज़्यादा रहता है, इनको बल अधिक मिलता है। ये बात तो आचार्य बराहमीर ने कही है। तो अब आइए दोनों प्रश्नों का समाधान हो गया। हम लोग 18वें श्लोक से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो ये जो प्रश्न आए थे प्रश्नों का समाधान
कल प्रश्न अधिक नहीं थे, केवल 2 ही प्रश्न, और ये दोनों आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी के द्वारा किया गया था। अस्तु, अब 18वें श्लोक बृहद जातक के 18वें श्लोक पर ध्यान दीजिए। ये बता रहा है श्लोक, तात्कालिक जो मैत्री या शत्रुता ग्रहों की होती है उसको हम कैसे जानें। अभी नैसर्गिक के बारे में जाना और 3 आचार्यों के मतों को जान लिया। सत्याचार्य के मत को जाना, यवनाचार्य के मत को जाना, और बराहमिहिर ने स्पष्ट अपने मत को बताया और सत्याचार्य के मत को ही पुष्ट किया। अब कह रहे हैं तात्कालिक भी मित्र होते हैं, तो इसको हम लोग कैसे जानें कि कौन ग्रह तात्कालिक मित्र हैं, कौन तात्कालिक शत्रु हैं। शत्रुता या मित्रता 2 प्रकार से होती है। एक तो मित्रता होती है कि जब हम किसी कारणवश लाभ के स्थिति में, लाभ हानि से किसी से मित्रता या शत्रुता होती है, तब तो कारणवश होते हैं। और सहज जो मैत्री होती है, जिसको हम नैसर्ग कहते हैं, निसर्गतः स्वाभाविक प्राकृतिक, तो वह जो मैत्री होती निस्वार्थ होती है, वह नैसर्गिक मैत्री है। और तात्कालिक जो मैत्री होती है वो कारणवश होती है। तो यहाँ कारणवश जो मैत्री होगी वह तो जन्मचक्र में पड़े हुए ग्रहों के आधार को लेकर के ही किया जाएगा, मैत्री जाना जाएगा। तो ये श्लोक देखें, अन्योन्यस्य धन व्ययाय सहज व्यापार बंधु स्थिता तत्काले सुहृद सुतुंग भवने पेके रयस्त्वन्यथा वेकानुक्त भवा सुहृद समरिपुन संचित्य तत्काले च पुनस्तु तानधि सुहृद मित्रादिभि। भाव होगा इसका, अन्योन्यस्य, अन्योन्यस्य माने परस्पर, आपस में। जन्म चक्र का विचार करेंगे तो जन्म चक्र में देखेंगे जब ग्रह परस्पर धन व्ययाय सहज व्यापार बंधु स्थिता। धन स्थान माने दूसरे स्थान में, जैसे सूर्य लग्न में है और दूसरे बुध है, तो ऐसे ये धन स्थान में हो गया, माने दूसरे स्थान में हो गया। अथवा सूर्य तीसरे है, बुध चौथे हो गया, तो यह भी एक प्रकार से दूसरे स्थान में हुआ। और व्यय, व्यय माने 12वें, दूसरे ग्रह स्थित हों नियत स्थान से, जो ग्रह जहाँ बैठा है वहीं से गणना करेंगे। तो यदि ग्रह दूसरे हैं अथवा व्यय माने 12वें हैं, धन व्ययाय, आय माने लाभ में हैं अथवा सहज तीसरे हैं, तो दूसरे 12वें तीसरे और लाभ स्थान माने एकादश स्थान में हों। और व्यापार बंधु स्थिता, व्यापार का अर्थ है 10म स्थान, जीविका स्थान, कर्म स्थान, तो 10म में हो अथवा बंधु स्थिता, बंधु का अर्थ है चौथे भाव में, तो चौथे में हो, 10वें में, तीसरे में, 11वें में, दूसरे में अथवा 12वें। ये 6 स्थान हो गए। इन 6 स्थानों में जो ग्रह होते हैं, 6 स्थानों में होते माने जिस ग्रह से हम मैत्री विचार कर रहे होंगे। जैसे कोई ग्रह मान लीजिए 5म स्थान में है, तो 5म स्थान के ग्रह से दूसरा हो जाएगा 6ठे और 12वां हो जाएगा चौथे, तो चौथे और 6ठे कोई ग्रह है तो उसका तात्कालिक मित्र हो जाएगा। ऐसे तीसरे और 11वें, तो 5म में ग्रह बैठा है तो 7म स्थान में और इधर तीसरे स्थान में कोई ग्रह बैठा हो तो अभी तात्कालिक मित्र हो गया। अब फिर कहा बंधु और व्यापार, व्यापार माने 10म, बंधु माने चतुर्थ। तो अगर कोई लग्न 5म में है तो कोई दूसरे बैठा हो दूसरे भाव में, तो वह भी अपने स्थान से 10वां हो जाएगा। और 5म से 8म में कोई ग्रह बैठा है, माने 8म स्थान बैठा है, तो 5म से चौथा पड़ जाएगा। तो यह परस्पर मित्र कहे जाएंगे। इसको जानने का सबसे सरल तरीका है कि लग्न से दोनों ओर देखें, दूसरे 12वें, फिर उसके नीचे देखें तीसरा 11वां, उसके नीचे के देखें तो चौथा और 10वां। ये 6 स्थानों में अगर ग्रह बैठे हैं तो जो ग्रह जिससे हम विचार कर रहे हैं निश्चित ही परस्पर उसके मित्र कहे जाएंगे। अन्योन्यस्य धन व्ययाय सहज व्यापार बंधु स्थिता। अब फिर कह रहे तत्काले सुहृद स्वतुंग भवने पेके। तत्काले, इसको तात्कालिक सुहृद मित्र कहेंगे। ये तात्कालिक मित्र होते हैं। सुहृद का अर्थ शोभनम हृदयम यस्य सह, शोभन है, सुंदर है हृदय जिसका।
तो सुंदर हृदय मित्र का ही होता है। ऐसे मित्रों को सन्मित्र कहते हैं। अगर वो मित्र केवल स्वार्थवश मैत्री रख रहा है तो वो मित्र नहीं, वो तो कुमित्र होते हैं। तो कहा कि तत्काले सुहृदः, ये तात्कालिक सुहृदता है, मैत्री भाव है। अब कह रहे स्वतुंग भवने पेके एके, एके जब कहते हैं तो मतलब उसका यही होता है कि कोई एक वर्ग आचार्यों का है। हमने पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि कभी किसी अपने से पूर्व आचार्य पर कभी कटाक्ष नहीं किया है। बस इतना ही कहा कि वह आचार्य ऐसा मानते हैं, अथवा अपना मतभेद है तो उसको एके कह दिया, केच कह दिया, केचन कह दिया, अथवा केशांचित कह दिया। जैसे व्याकरण आदि में विभाषा कह देते हैं, विकल्प कह देते हैं, अन्यतरस्याम कह देते हैं, ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष में एके कह दिया। एके माने यह भी मत यवनाचार्य का है, आचार्य बराहमीर इससे अपनी सहमति नहीं रखते, इसलिए कह दिया कि स्वतुंग भवने पेके सुहृदः। एक वर्ग ऐसा है आचार्यों का जो मानता है कि जो ग्रह अपने उच्च स्थान में हो, सोच माने अपने उच्च में, अगर कोई ग्रह अपने उच्च में है तो वह भी सबका मित्र मान लिया जाए सबका मित्र वह भी होगा। यह बात कौन कह रहा है? ये एके, एके माने आचार्य बराहमीर नहीं कह रहे हैं, ये आचार्य यवन कह रहे हैं। तत्काले सुहृद स्वतुंग भवने पेके अरयस्तु अन्यथा, अन्यथा तू अरयः, अरयः माने शत्रवः, अन्यथा वो शत्रु हो जाएंगे। कौन शत्रु हो जाएंगे? अब जो 6 स्थान बताया था उस 6 स्थानों से भिन्न स्थानों को देख लीजिए। तो 6 स्थान हुआ, एक तो दूसरा 12वां, तीसरा 11वां और चौथा 10वां। अब इससे भिन्न स्थान देखें, अगर साथ साथ ग्रह बैठे हैं वो भी शत्रु हो गए, अगर वो 5वें 9वें बैठे हैं तो शत्रु हो गए, 6ठे 8वें बैठे हैं तो शत्रु हो गए, 7वें बैठे हैं तब भी शत्रु हो गए। अपने स्थान से 7वां हो या अपने स्थान में ही हो, 7 में हो, 6ठा 8वां हो या 5वां और 5वें के साथ 9वां, तो ये भी 6 स्थान हो गए, कुल 12 स्थान होते हैं। इन 6 स्थानों में ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं। तो तात्कालिक शत्रुता और तात्कालिक मित्रता ग्रहों की बता दिया। अब कह रहे हैं द्वेकानुक्त भपा द्वि एका, ये जो दोनों प्रकार से ग्रह मैत्री कही गई, एक तो मैत्री हुई और एक शत्रुता हुई। एक मैत्री जो कही गई नैसर्गिक और एक मैत्री कही गई तात्कालिक। इन दोनों मैत्रियों को या शत्रुता को लेकर के एक प्रकार से अलग से पंचधा मैत्री बनती है। पंचधा माने जहाँ धा लगता है संख्यावाची शब्द के साथ, उसका अर्थ प्रकार हो जाता है। जैसे द्विधा या चतुर्धा, एकादशधा, वैसे पंचधा। पंचधा माने 5 प्रकार की मैत्री फिर हो जाएगी। 5 प्रकार की मैत्री कैसे है? तो कहा कि वेकात भपा, भव माने राशि, पा माने स्वामी, सुरहित सम रिपून संचित्य नैसर्गिकाम, नैसर्गिक को भी देखिए और तात्कालिक को भी देखिए। तो तात्कालिक और नैसर्गिक में जो तात्कालिक है, जैसे मान लिया कि सूर्य और बुध को हमको देखना है, सूर्य बृहस्पति को देखना है और सूर्य बैठा है लग्न में, वहीं बैठा है बृहस्पति, तो सूर्य बृहस्पति साथ साथ बैठे हैं तो ये तो तात्कालिक शत्रु हुए, नैसर्गिक मित्र हो गए। अगर बृहस्पति दूसरे बैठा है, लग्न में सूर्य है, तो ये तात्कालिक भी मित्र हो गए, नैसर्गिक भी मित्र हो गए। तो इस प्रकार से 5 प्रकार जो करेंगे, एक हो जाएगा अधिशत्रु, दूसरा होगा शत्रु, तीसरा होगा सम, चौथा होगा अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु, अधिशत्रु। यहाँ से शुरू करें तो पहला, अगर मित्र और मित्र दोनों हैं, जैसे नैसर्गिक भी मैत्री है, तात्कालिक भी मैत्री है, दोनों ओर से अगर मैत्री हो जाए तो कहेंगे अधिमित्र हो गए। और अगर एक मित्र हो और एक जो है सम हो तो वह मित्र कहा जाएगा। एक मित्र हो
और एक शत्रु हो जाए, तब एक सम हो एक शत्रु हो तो वो शत्रु रहेगा, और दोनों अगर शत्रु हों, नैसर्गिक भी तात्कालिक भी, तो अधिशत्रु हो जाएंगे। इस प्रकार से 5 प्रकार का भेद किया, मैत्री पंचधा मैत्री बन गई, 5 प्रकार की मैत्री हो गई। ज्योतिष शास्त्र में इन 5 प्रकारों की मैत्री का महत्व है। महत्व इसलिए है कि अगर अधिमित्र है तो उसका बल अपेक्षाकृत अधिक रहेगा, अगर वह मित्र है तो अपेक्षाकृत थोड़ा कम रहेगा। सम है बीच से कम हुआ, शत्रु हुआ तो स्वल्प फल हुआ, अधिशत्रु हो गया तो शून्य बल होने लगता है, बहुत निम्न उसका प्रभाव रह जाता है। तो ये बात आचार्य वराहमिहिर ने कहा और फिर कह दिया कि संचित्य नैसर्गिकाम, नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों का विचार करके, नैसर्गिकाम तत्काले च पुनस्तु तान अधिसुहृद, अधिसुहृद माने अधिमित्र, अधिसुहृद मित्रादि। हाँ, नेट की समस्या तो प्रायः हो जाती है, और ये बात आरंभ से ही कष्ट दे रही है, पर कोई बात नहीं है। प्रारंभ कोई कार्य कर दिया जाए, अंगीकृतम सुकृतेन परिपालयन्ति, तो उसको पूरा करना ही धर्म होता है, और यही उत्तमता का लक्षण भी किया गया। प्रारब्धे न खलु विघ्न भय न नीचे। पहले तो जो अधम कोटि के लोग होते हैं इस डर से कि बाधा आएगी, आरंभ नहीं करते। और प्रारब्ध, ये बाधा बीच बीच में, प्रारब्ध चोत्तम जना के लिए यही, तो चाहे जितनी बाधा हो और रुकना नहीं है, पूर्ण करके ही दम लेना है। तो इसलिए अभी जो बाधा हुई ये आएगी। भीषण गर्मी तो चल ही रही, प्रचंड गर्मी भी है, और दूसरी सबसे बात यह है कि इस समय मध्य का समय जब रहता है तो इस समय स्वाभाविक है कि बाधाएं अधिक आ जाती है। बहरहाल अब 18वें श्लोक का अर्थ, हाँ धैर्य बनाए रखें। अब क्या किया जाए, ये तो बीच बीच में बाधा आ जा रही है, और कभी कभी ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो बाधाएं स्वाभाविक हैं। विषय पर आइए, हम लोग 19वें श्लोक पर आ गए, और अब तक ग्रहों की मैत्री, शत्रुता और पंचधा मैत्री की बात कही गई। अब आगे ग्रहों का बल बताया जा रहा है। तो सबसे पहले स्थान बल की चर्चा कर रहे हैं, स्थान बल और साथ में दिग्बल। स्थान बल क्या है, तो इसके लिए आचार्य ने पढ़ा, सोच सुहृद स्वत्रिकोण नवांशैः स्थान। हाँ देखें जब तक चल पाए। बाधा तो बीच बीच में बहुत है। मैं ग्रहों के स्थान बल की बात कर रहा था। तो स्थान बल में सोच सुहृद स्वत्रिकोण नवांशैः, ग्रह सोच माने अपने उच्च राशि का हो, सुहृद अपने मित्र के घर का हो, और मित्रता इसीलिए इसके पहले ही कह दिया। स्वत्रिकोण अपने मूल त्रिकोण में हो, स्व माने अपना मूल त्रिकोण, कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण में हो। नवांशैः अथवा अपने नवांश में हो। जी हाँ धन्यवाद। देखें अब शायद चले जाए तो ठीक है, नहीं बदलूंगा फिर इसको बीच में कट करके दूसरे मोबाइल को प्रयोग करूंगा। पता नहीं कहाँ से बाधा हो रही है। मैं कह रहा था कि ग्रहों के 5 प्रकार के बल, तो पहला बल बता रहे हैं कि स्थान बल कैसे होता है। कोई भी हाँ व्यवधान के लिए क्षमा। ये कभी सब जुड़ नहीं पा रहे हैं क्या? दीक्षु बुधांगे रसौ रवि भूमौ सूर्य सुतः सित शीत करौ च। हाँ
ये है सोच अपने उच्च राशि का कोई भी ग्रह, अपने सुहृद मित्र घर का कोई भी ग्रह, स्व त्रिकोण अपने मूल त्रिकोण का कोई भी ग्रह, और नवांश अपने नवांश का कोई भी ग्रह स्थान बलम स्थान बली कहा जाता है। और कैसे स्वगृहोपगतैश्च, अगर वो अपने घर में भी है तब भी स्थान बली, माने अपने घर का हो, अपने नवांश का हो, मूल त्रिकोण का हो, अपने उच्च का हो, अथवा वह सुहृद अपने मित्र वर्ग में हो, तो वह निश्चित ही स्थान बली कहा जाएगा। कोई भी ग्रह इस रूप में अगर है तो वह स्थान बली कहा जाएगा। अब स्थान बल के साथ दिग्बल की बात कर रहे हैं, तो दिग्बली कौन ग्रह होता है? अब स्थान बल के साथ दिग्बल भी है, तो दिग्बल दिक्षु बुधांग रसौ रवि भौमौ भौमौ सूर्य सुतः सित शीत करौच। दिक्षु माने दिशाओं के अनुसार दिग्बल होता है। दिग का अर्थ है दिशा, और दिशा माने जो जहाँ स्थित है उस स्थान से उसी को केंद्र में बना करके दिशाएं निश्चित की जाती हैं। तो दिक्षु माने दिशाओं में, बुधांगिरसौ बुध और अंगिरस माने बृहस्पति। बुध और बृहस्पति अगर पूरब दिशा में हो माने लग्न में हो तो दिग्बली कहे जाते हैं। रवि भौमौ, और भौम माने मंगल, यदि दक्षिण दिशा में हो माने जन्म कुंडली में दशम स्थान में हो तो दिग्बली होंगे। लग्न स्थान पूर्व स्थान, क्योंकि वो लग्न उदित हो रहा है, उदय कहते ही हैं उसको, और दशम स्थान दक्षिण दिशा है। तो लग्न में बुध और बृहस्पति, और दशम स्थान में रवि और भौम मंगल और सूर्य। फिर कहा कि सुमौ सूर्य सुत, और सूर्य सुत माने शनि। शनि कहाँ है? शनि जब पश्चिम दिशा में हो माने सप्तम भाव में तब दिग्बली होगा। और सित शीत करौच, सित माने शुक्र और शीत कर माने चंद्रमा। जब चंद्रमा और शुक्र ये उत्तर दिशा में माने चतुर्थ भाव में होते हैं तब दिग्बली कहे जाते हैं। तो स्थान बल हो गया दिग्बल। दिग्बल में कह दिया कि बृहस्पति और बुध लग्न में माने पूर्व दिशा में बलवान हुए, और रवि माने सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में बलवान हुए माने दशम स्थान में। पश्चिम दिशा में शनि दिग्बली हुआ माने सप्तम स्थान में, और चतुर्थ स्थान माने उत्तर दिशा में जब शुक्र और चंद्रमा होते हैं तो दिग्बली कहे जाते हैं। तो ये स्थान बल ग्रहों का। उदगयने रवि शीत मयूखौ, और चेष्टा बल है उदगयन माने उत्तरायण। उत्तरायण और दक्षिणायन तो सूर्य के कारण होता है, लेकिन सूर्य उत्तरायण होते मकर राशि से आरंभ करके मिथुन राशि पर्यंत, इन 6 राशियों में रहें तो उत्तरायण होंगे। बाकी कर्क से लेकर धनु राशि पर्यंत जब रहते हैं तो दक्षिणायन होता है। लेकिन जब चेष्टा बल देखते हैं तो रवि शीत मयूखौ, सूर्य और चंद्रमा दोनों जब उत्तरायण में हों, उत्तरायण का अर्थ यहाँ यही है कि सूर्य भी और चंद्रमा भी जब मकर से लेकर मिथुन तक रहें तो इसका अर्थ है चेष्टा बल इनका है। ये चेष्टा चंद्रमा के साथ जब रहें तो समागम कहा जाता है। ये संज्ञा है, परिभाषा है। तो समागम का अर्थ है सूर्य के अतिरिक्त कोई भी ग्रह जब चंद्रमा के साथ होते हैं तब समागम होता है। और बकरी कब होते हैं? तो जब सूर्य से यही पंचक ग्रह बुध शुक्र को छोड़ करके जब 6ठे 7वें 8वें होते हैं तो बकरी होते हैं। तो बकरी हो जाए पंचक ग्रह, भौमादि पंचक ग्रह मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये पांचों जब बकरी हों उस स्थिति में, अथवा समागम की स्थिति जब हो चंद्रमा के साथ जब ये होते हैं तब इनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। और विपुल करा युधि चोत्तर संस्था, विपुल कर माने जब विपुल रश्मियाँ निर्मल रश्मियाँ आती हैं, प्रचुर किरणें जब इनकी प्राप्त होती हैं
तो जब सूर्य से दूरी होती है, सूर्य की संपूर्ण किरणें प्राप्त होती हैं, ऐसी स्थिति में ग्रह अत्यंत बलवान हो जाते हैं, भौमादि ग्रह अत्यंत बलवान हो जाते हैं। तो पूर्ण दृष्टि पड़ने पर स्वाभाविक है कि उनको पूर्ण प्रकाश प्राप्त हो रहा है। इसीलिए विपुल करा माने अधिक प्रचुर किरणों वाले, प्रचुर रश्मियों वाले। तो विपुल करा और युद्ध की स्थिति में, युद्ध में भी ग्रह विजयी और विजयी भी होते हैं, परास्त भी होते हैं। तो कैसे जानेंगे कि कौन विजयी हुआ? चोत्तर संस्था। तो उत्तर संस्था माने जिसका सर, जिस ग्रह का सर उत्तर की ओर हो, उत्तर दिक हो। उत्तर दिक का क्या अर्थ है? उत्तर माने तो बाद का भी होता है। और जब एक रेखा में माने दो ग्रह जब एक साथ होंगे, चंद्रमा के साथ होंगे तब तो समागम हो जाएगा। लेकिन जब दो ग्रह सूर्य चंद्रमा के साथ न होकर आपस में एक साथ युति करते हैं, और ये अंशात्मक युति होती है अथवा एक राशि में ही आ जाते हैं, और जब एक रेखा में होते हैं तो इन रेखा में होने पर इनका जो सर होता है उस ग्रह का, वह सर कभी किसी का उत्तर की ओर अगर अधिक हो गया तो युद्ध में विजयी मान लिया गया। ये सबके साथ तो घटित है, पर शुक्र के साथ घटित नहीं होता। एक आचार्य का वचन है, तस्थोपि, कभी दक्षिण होने पर भी जयी शुक्र प्रकीर्त्यते। शुक्र जयी माने विजयी होता है, उसका असर अगर दक्षिण में ही रहा तब भी वो विपुल कर अगर है तो वह विजयी हो जाता है। तब क्या करें? तो कहा कि वर्ण रश्मि प्रभा योगात। इसलिए वर्ण ग्रहों का निर्मल वर्ण आ रहा हो, उनकी प्रचुर रश्मि आ रही हो, प्रभा कांति उनकी बहुत अच्छी हो, तो वर्ण रश्मि प्रभा योगात ऊह्यम चैतत्वयाधया। अपनी बुद्धि से ऊह करना चाहिए कि ऐसा होने से ये ही ग्रह विजयी हो रहा होगा। तो कह दिया विपुल करा युधि चोत्तर संस्था। विपुल कर वाला हो और या उत्तर की ओर सर उसका हो उस ग्रह का, तब वह युद्ध में विजयी होगा। ऐसा विजित ग्रह भी चेष्टित वीरयुता परिकल्प्या। वो वीरयुत माने बलशाली है, और यही चेष्टित वीर है माने चेष्टा बली है, इसको चेष्टा बली कहा जाएगा। तो ग्रहों का एक स्थान बल हो गया, एक दिग्बल हो गया, और ये तीसरा चेष्टा बल हो गया। अब एक बल और है, उसको कहते हैं ग्रहों का काल बल। तो काल बल भी होता है, कौन ग्रह किस काल में किस समय विशेष में बलवान होगा, इसको बताते हुए कह रहे हैं। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, ग्रह भेदाध्याय का अंतिम श्लोक। निशि सस्य कुज होरा, निशि सस्य कुज सौराह सर्वदा ज्ञोन्हि चान्ने, बहुलसित गतास्यु क्रूर सौम्याः क्रमेण, द्वयन दिवस होरा मासपै काल वीर्यम, सरुबुगु सुचराद्या सकु। कहीं रू है कहीं कु है, तो रू माने रुधिर, कु माने कुज मंगल, दोनों अर्थ देते हैं। इसलिए पाठ भेद से कहीं सकु कहीं सरु, सकु बु गु, और कहीं साध्या है। तो अगर राध्या है तो रवि सूर्य, और साध्या तो सविता वह भी सूर्य। तो दोनों स्थितियों में ये बल होता है। तो दो प्रकार का बल हुआ, एक काल बल, एक नैसर्गिक बल। तो स्थान बल, दिग्बल, चेष्टा, तीन बल हो गए। अब दो बलों पर और विचार कर रहे हैं, दो बलों को और बता रहे हैं। तो काल बल में कहा निशि माने रात्रि के समय में, शशि चंद्रमा, कुज माने मंगल, और सौराह माने शनि मंगल और चंद्रमा रात्रि में बलवान हो जाते हैं। इनका बल रात्रि में अधिक रहता है, दिन के अपेक्षा हैं। और सर्वदा ज्ञो, लेकिन ज्ञ माने बुध, बुध दिन में भी जितना बली है उतना ही रात्रि में बली होता है। दिन रात्रि में समान बली बुध होता है। और अन्य चान्ने माने जो और शेष ग्रह बचे, तो बुध और सौर माने शनि, कुछ मंगल और चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो सूर्य हुआ, और फिर सूर्य के बाद बृहस्पति, ये दोनों। तो 3 4 2 6, एक और सूर्य,
सूर्य के साथ साथ चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। हाँ, शुक्र भी, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति चांदने में आएंगे। अन्य जो शेष ग्रह हैं सूर्य, बृहस्पति और शुक्र, ये कब बलि होंगे? तो अन्य माने दिन में बलवान होते हैं। बहुल सित गतास्यु क्रूर सौम्या क्रमेण। बहुल कहते हैं कृष्ण पक्ष को, इसीलिए बदी होता है। बहुल दिन, बहुल पक्ष बदी कहा जाता था। और अगर सित है, शुक्ल पक्ष है, तो सुदी, शुक्ल दिन सुदी हो जाता था। तो बहुल माने कृष्ण पक्ष में, सित गतास्यु क्रूर सौम्या क्रमेण। जो पापक ग्रह हैं वो तो कृष्ण पक्ष में, शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में बलवान होते हैं। इसलिए क्रूर सौम्या, क्रूर बहुल और सौम्या सिद्धगता। शुक्ल पक्ष में सौम्य ग्रह, कृष्ण पक्ष में पापक ग्रह क्रमशः बलि होते हैं। और द्वयन दिवस होरा, द्वयन, द्वि माने दो और अयन माने 6 महीने, तो 2 बार 6 महीने माने 12 महीने, 1 वर्ष। द्वयन माने 1 वर्ष। और दिवस दिन, होरा होरा, और मासपई मास, तो दिन, वर्ष, दिवस, होरा और मास, इनके पई माने जो स्वामी होते हैं। जैसे वर्ष का जो अधिपति हो, इस वर्ष का जो राजा है वह पूरे वर्ष पर्यंत बलवान माना जाएगा। और इस वर्ष कौन राजा है? तो राजा और मंत्री प्रत्येक वर्ष गिना जाता है, देखा जाता है। तो वो इस वर्ष राजा बुध हो गया है, मंत्री चंद्रमा हो गया, तो बुध वर्ष पर्यंत बलवान रहेगा। इसीलिए वर्ष का स्वामी वर्षाधिपति है, वो पूरे वर्ष तक उसका बल कौन। और फिर दिवस, जैसे आज का दिन है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को बृहस्पति जिसका जो वार है उस दिन वह ग्रह बलवान रहेगा, उसको काल बल बना रहेगा। और फिर कहा होरा, होरा प्रत्येक दिन, प्रत्येक ग्रहों की कम से कम 3 बार तो होरा आ ही जाती है। तो जो उसकी होरा होगी अपने होरा में, वह काल बली होगा। अपने होरा में दिन में 3 बार तो निश्चित ही प्रत्येक ग्रह बलवान होगा, होरा बल प्राप्त करेगा। और मासपई, जो मास का स्वामी होता है वह भी उस महीने पूरे मास पर्यंत बलवान रहता है। ये मास तो कई प्रकार के होते हैं, सौर मास, चंद्र मास, सावन मास अथवा नक्षत्र मास, ये 4 तो प्रधान है ही। तो किस प्रकार के मास को आप कह रहे हैं मासपई? क्या चारों से देखें? कहा कि चारों से नहीं, इसको चांद्रमास ही मानिए। चांद्रमास के अनुसार जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को दिन पड़ता है वही उस पूरे महीने का स्वामी होता है, उसको मासाधिपति कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्ष का अधिपति पूरे वर्ष पर्यंत, जो दिवस का स्वामी है दिन पर्यंत, और जो होरा का स्वामी है अपनी होरा में, मास का जो स्वामी है वो पूरे मास पर्यंत बलवान रहेगा। इसको हम काल बल कहेंगे, ये काल बली होते हैं। निश शशि कुज सौरा, शशि चंद्रमा, मंगल और शनि रात्रि में बली होंगे। सर्वदा ज्ञो बुध दिन रात्रि दोनों में बली होगा। चान्य अन्हे, और दूसरे लोग अन्हे माने दूसरे ग्रह सूर्य और बृहस्पति शुक्र दिन में बलवान होंगे। बहुल सित गतास्यु क्रूर सौम्या क्रमेण, क्रूर ग्रह बहुल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में तथा सौम्य ग्रह शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में काल बली होंगे। और जो ग्रह मास का स्वामी हो वह पूरे महीने भर काल बली रहेगा। जो दिन का स्वामी होगा वो दिन भर पूरे दिन रात्रि बली रहेगा। जो होरा का स्वामी होगा अपनी होरा में बलवान रहेगा। और वर्ष का स्वामी अब पूरे वर्ष भर काल बल उसको प्राप्त रहेगा। अब काल बल की बात करने के बाद अगली एक और बल, नैसर्गिक बल, स्वाभाविक जो ग्रहों का बल होता है वो कैसे जानेंगे?
तो उसको बताते हुए कहा सकुबुगु सुचराद्या वृद्धितो वीरिवंतः। स यहाँ भी एक एक अक्षरारंभ, जहाँ से अक्षर हुआ उस ग्रह के आदि को लेकर पूरे ग्रह का। श का अर्थ है शनि। शनि को सबसे कम बल, नैसर्गिक बल प्राप्त होता है। बलवान ग्रह में सबसे कम बल शनि को है। तो ये क्रमशः कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं। श कु माने कुज, कुज माने मंगल। तो शनि की अपेक्षा नैसर्गिक बल मंगल को कुछ अधिक रहेगा। स कु भू। अब इसके बाद मंगल से भी थोड़ा अधिक बल बु माने बुध को रहेगा। और बुध से भी थोड़ा अधिक बल गु माने बृहस्पति को रहेगा। और बृहस्पति से भी थोड़ा अधिक बल शुक्र को रहेगा। कौन सा बल है? नैसर्गिक बल। और शुक्र से भी थोड़ा अधिक बल चंद्रमा को मिलेगा। सर्वाधिक बलवान ग्रह जो है वह होगा र माने रवि। तो सकु बुगु सुचराद्या वृद्धितो वीर्यवंतः, क्रमशः ये अधिक बलवान होते हैं। तो ये प्रायशः सकु सुचराद्या वृद्धितो वीर्यवंतः। अच्छा, कुछ प्रश्न दिखाई पड़ गया। अधिमासे कहवली भवति, शायद बंतोष भट्टाचार्य जी कर रहे हैं। मैंने कहा है ना कि ये सब प्रश्नों का आप करते चलेंगे, आप लोग जिनको भी है। हम अगले दिन ही इस पर विचार करेंगे। पाठ आज पूरा कर रहे हैं। तो हमने एक प्रकार से ग्रहों के 5 प्रकार के बलों को बताया और ग्रह प्रभेदाध्याय का यह ग्रह भेद आज पूर्ण हो गया। इति श्री वराह मिहिर कृते बृहद जात के ग्रह भेदाध्यायो द्वितीय। तो 2 अध्याय आज पूर्ण हो गए और 2 अध्याय का भी अपना महत्व है। आरंभ से तो लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत 28 अध्याय हैं, लेकिन जब 2 अध्याय हो गए तो अब मनोबल भी थोड़ा सा बढ़ गया है। आज 2 अध्याय के बाद तीसरे अध्याय पर, ये अध्याय के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें क्योंकि समय तो अब कम बचा है, तो केवल चर्चा कर लेते हैं और कल से तीसरे अध्याय को, जो वियोनि जन्माध्याय है, इस पर चर्चा करेंगे। तो वियोनि जन्माध्याय में वियोनि क्यों कहा इसको और इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? अरे जन्म पत्रिका किसी जातक की जन्म कुंडली व्यक्ति की ही देख करके अगर उसका ही फलादेश सटीक कर दिया जाए तो यही अपने आप में एक बड़ी बात होती। तो वियोनि जन्म, वियोनि माने विविधा, विविध योनि, विविधा योनय इति वियोनि ही। अथवा कर दें बी का अर्थ है विगत, और योनि माने मानवेतर जितनी योनियां हैं उनके बारे में, मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य के बारे में तो आगे अन्य अध्यायों में कहेंगे। अभी मनुष्य से हट करके कुल योनियां कितनी हैं तो 84 लाख योनि कही गई। 84 लाख में भी उनकी जो वर्गीकरण उनका है वो 4 प्रकार से है। तो ये जो देखें, परमात्मा जो सच्चित आनंद है उसके सत से ही ये सत, जो ये कर्म प्रधान लोग होते हैं सत, और चित्त माने ज्ञान प्रधान, आनंद से सुख प्रधान होते हैं। परमात्मा ने अपने को बहुत श्याम, बहुत बनाया, बहुत करने की इच्छा किया, एको हम बहुत श्याम। तो उसी परमात्मा ने इच्छा की और उसकी जो अजाशक्ति है माया शक्ति, उस माया ने रचना करके दिखाना शुरू किया। तो आरंभ में जो जिन उसको बनाया है वो एक एक करके दिखाती गई है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्लोक आया है कि सृष्टवा पुराण विविधान्यज आत्मशक्त्या, अपनी अजाशक्ति के द्वारा विविधानी बहुत प्रकार से सृष्टवा पुराण विविधान्यज आत्मशक्त्या। और क्या किया? वृक्षान, सरीसृप, खगान, खग, दंश, मत्स्यान, इन सब की रचना करती गई वो महामाया और दिखाती गई परमात्मा को। कहा 23 ऋतुष्ट हृदय, एक एक से उसका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ, सबको देखता गया परमात्मा। लेकिन अंत में क्या हुआ? एक ही 23 ऋतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय। अब जब मनुष्य की रचना करके प्रकृति दिखाती है तब वो ब्रह्म प्रसन्न हो जाता है। 23 ऋतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय। अब जब देखा तो ब्रह्मावबोधधिष्ण मुदमाप देव, वो देव, वो ब्रह्म बहुत प्रसन्न हुआ कि इसमें तो ब्रह्मावबोधधिष्ण ऐसी बुद्धि दे दी है कि ये ब्रह्म का बोध भी कर सकता है।
और सचमुच ब्रह्म का बोध तो मनुष्य ही करता है। पशु पक्षी तो जैसे आदि चले आ रहे हैं वैसे ही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मनुष्य तो हमेशा परिवर्तन करता चला जाता है, वही इसके बुद्धि का ही परिणाम होता है। अतएव जब परमात्मा के द्वारा सृष्टि रची गई महामाया की इच्छा से, माया की इच्छा से, तो सबसे पहले ये 4 कैटेगरी जो बनाई गई योनियों की, उसमें योनि आई उद्भिज। उद्भिज माने जो पृथ्वी को फोड़ करके निकल आते हैं वृक्ष आदि, ये एक कला इनमें होती है, चेतना इनमें भी रहती है, चेतना की एक कला इनमें पाई जाती है। और फिर इसके बाद उद्भिज के बाद आ गए स्वेदज। स्वेदज माने जो पसीने आदि से उत्पन्न हो जाते हैं, जू खटबल आदि, तो ये जो होते हैं इनमें 2 कला चेतना होती है, ये भी अपनी रक्षा का उपाय जानते हैं, छिपते हैं। और 3 कला से अंडज आए, अंडज माने पक्षियों का जन्म हुआ, इनमें 3 कला विशेष होती है, इनकी चेतना 3 कला तक रहती है। और चतुर्थ कला से फिर जरायुज आए, जरायुज में पशु भी आया, और क्योंकि जेर से बंधा होता है पशु भी और मनुष्य भी। लेकिन जो चतुष्पद है 4 पद का, उसमें 4 कला होती है, उसको जरायुज कहते हैं। तो वो 4 कला की चेतना रहती है। और इसके बाद फिर मनुष्य 5 कला विशेष चेतना रखने वाला होता है। लेकिन साधना करता हुआ ये 6 कला 7 कला को भी प्राप्त कर लेता है। 7 कला की चेतना आ जाए तो परम योगी मानते हैं, और 8 कला की चेतना में तब तो वो स्वाभाविक है कि उसको कह देते हैं कि यह तो अवतार कोटि में आ गया। तो जो ये योनियां हैं, इन योनियों के बारे में इसलिए आचार्य वराहमिहिर को कहना पड़ रहा है, ताकि ज्योतिष शास्त्र की जो संप्रभुता है, ज्योतिष शास्त्र को एकांगी मत समझें। ये विविध जो योनियां हैं 84 लक्ष्य, सबके बारे में जानने का प्रयत्न कर रहा है शास्त्र, और बताता है। माने शास्त्र की महत्ता इतनी है कि मनुष्य की तो गणना, मनुष्य का तो जन्म का विचार करेगा, उसके अतीत वर्तमान भविष्य को बताएगा, लेकिन इसको अन्य योनियों को भी बताने की चेष्टा करता है। एक विशेष बात और इससे हो सकती है कि अगर किसी की कुंडली संदिग्ध हो, किसी जातक की, और यह ज्ञात हो जाए कि ये मनुष्य योनि का अथवा करके समझा जा सकता है, तो उसकी जो संदेहात्मक कुंडली है उसको निश्चित किया जा सकता है कि इस समय विशेष में कुछ न कुछ अंतर किया जा सकता है। इसलिए वियोनि जन्माध्याय जो 3रा अध्याय है बृहद जातक का, यह बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। और इसको जान लेने से पशु पक्षियों का, यहाँ तक कि वृक्ष वनस्पतियों के जन्म के बारे में, की आयु भी ये टिकने वाले हैं कि जल्दी नष्ट होने वाले हैं, इसका भी बोध इस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आचार्य वराहमिहिर ने कराया है। तो अब 4 बजने वाला है, तो आज इतनी ही चर्चा करके कल से वियोनि जन्माध्याय जो 3रा अध्याय है पहले श्लोक से प्रारंभ करेंगे। आज तो आरंभ में बहुत व्यवधान होने लगा, नेट बाधा होने लगा कि शायद ये पाठ आगे चल न पावे, लेकिन फिर लगता है सबकी सदीक्षा होती, शुभेच्छा होती है, तो सबकी सदीक्षा से, शुभेच्छा से फिर नेट अपना पकड़ लिया, कुछ काम हो गया, और जितना हो पाया, जितना मिल पाया, उसके लिए आप सभी को आज का मंगल, आपके लिए शुभकामना। सभी लोग प्रसन्न रहें और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को भी पीड़ा न हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, और ये पाठ आगे बढ़ता रहे। आप लोगों के सहयोग से उत्साह बनता है। आपका जो प्रश्न आता है उस पर विचार करके अगले दिन फिर बात करूँगा और फिर नए पाठ को आगे बढ़ाऊँगा। आज धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम, जयतु भारतम।